नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। हमारे सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक जाने माने शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये मौका होता है उन शिक्षकों को याद करने का, उन्हें धन्यवाद देने का जो आपके और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। खबरों की खबर में आज हम दरअसल ऐसे ही शिक्षकों को याद करने वाले हैं। उनकी वजह से आज देश निर्माण हो रहा है, देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे तमाम शिक्षकों पर ये विशेष शो लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शिक्षक दिवस स्पेशल है, टीचर्स डे स्पेशल है। कहाँ कमी रह गई? दरअसल 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन अभी भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत से सवाल हमारे जहन में आते रहते हैं। हम लोग रोज़ उसका सामना करते हैं और कई बार लगता है कि हमारी टीचिंग में कहीं कुछ और होता तो शायद और अच्छा हो जाता। वो और अच्छा कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। कुछ बड़े टीचर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, ऐसे टीचर्स जिनका सम्मान आज हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, और कुछ ऐसे टीचर्स जो हमेशा अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपने विवेक से समाज का भला करते हैं, छात्रों को आगे लाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो आज मोटे तौर पर समस्याएं हमको पता हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ खामियां हैं। आज कोशिश करेंगे हम इस बारे में बात करने की कि दरअसल समाधान क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत की 43 करोड़ की आबादी 18 साल से कम है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे तथ्य से समझिए कि आबादी के मामले में भारत और चीन के बाद दुनिया के तीसरे देश अमेरिका की आबादी भी इससे 10 करोड़ कम है। यानी पूरे अमेरिका की जितनी आबादी है उससे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र के हैं। अगर इनकी शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो जाए तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन हम इसे लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर ये समझना है तो कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था प्रथम के एनुअल स्टेटस जो एजुकेशनल रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसको असर की रिपोर्ट कहते हैं, ASER, ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े आंकड़े हमारे सामने रखती है। 25% युवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। यानी अगर रीजनल लैंग्वेज में कहा जाए पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ पाएंगे। 50% से ज़्यादा युवा साधारण भाग के सवाल नहीं कर पाते हैं। ये एक और कड़वी सच्चाई है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। इसी आयु वर्ग में करीब 85% से युवा एक स्केल पर लंबाई तभी माप सकते हैं जब उसे 0 सेंटीमीटर से शुरू किया जाए, लेकिन शुरुआती बिंदु बदलने पर यह अनुपात तेजी से गिरता है और सिर्फ 39% तक की लंबाई वो माप पाते हैं। करीब 50% ही रोज से जुड़ी गणना यानी गिनती कर पाते हैं। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा प्रणाली पर सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिरकार हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कहां और किस दिशा में लेकर चले आए हैं। ऐसे कई आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारे विद्यार्थी काफ़ी पीछे रह जाते हैं, लेकिन इन स्थितियों के लिए इन युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे हमारी शिक्षा व्यवस्था को दोषी माना जाना चाहिए। शिक्षा के लिए हमारे बुनियादी ढांचे को में भी बहुत सी कमियां हैं, वो भी बहुत बड़ा उस दोष का कारण है। शिक्षा पर हमारे खर्च आज भी हमारी GDP का पूरा 3% नहीं है। यानी जितना खर्चा सरकार करती है तमाम सेक्टर्स में, उसमें एजुकेशन पर 3% से भी कम आज भी खर्च किया जाता है, जबकि इसे 6% किए जाने की लगातार मांग होती रही है। देश में 90,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। ये हाल क्यों है? इनमें सुधार कब होगा? ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा कोशिशों से फर्क नहीं पड़ेगा। आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता बार बार दिखाई देती है, सुनाई देती है। सबसे पहले तो हमें शिक्षा से जुड़ी अपनी बुनियादी सोच को बदलना होगा। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली में आज भी समझने से ज़्यादा जोर याद कराने पर दिया जाता है, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं रटने पर, रट्टू तोता बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और याद के पाठ को इम्तिहान में हूबहू लिखना
अच्छे अंक पाने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। यानी आप कुछ भी मगअप कर लो, कुछ भी रट लो और जाके एज इट इज़ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दो, अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे और आप क्लास टॉप कर जाएंगे। सवाल या समस्या का तार्किक विश्लेषण कर उसका हल ढूंढने पर अब भी उतना जोर नहीं है। यानी तर्कों पर बात नहीं होती है, रटने पर बात होती है। किसी कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा या विचार को समझने पर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं दिखता है। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में शायद ये पहलू अब भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। दूसरा, आज भी क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर दिया जाता है। सिलेबस में अधिक से अधिक पाठ पढ़ाने को ये मान लिया जाता है कि विद्यार्थी के ज्ञान के लिए वो बहुत अच्छा होगा, यानी खूब सारी चीज़ें उसको पढ़ा देंगे तो छात्र का ज्ञान बढ़ जाएगा, जबकि होता उल्टा है। विद्यार्थी इतने ज़्यादा पाठ को देखकर उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय समय पर उनके पाठों का रिवीजन नहीं हो पाता है। ऊपर से पाठ को समझाने पर जोर कम होता है, लिहाजा छात्रों के दिमाग में पढ़े हुए पाठ की बस एक हल्की छाप रह जाती है। अंकों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का बड़ा पैमाना माना जाता है। यानी अगर आपके 100% मार्क्स आ गए, 100 में से 100 आ गए, 99% आ गए, तो आप क्लास में सबसे अच्छे छात्र कहलाते हैं। जिसके जितने ज़्यादा अंक हैं वो उतना बेहतरीन विद्यार्थी मान लिया जाता है। अंकों पर इतना ज़्यादा जोर रहता है कि जिस छात्र के अंक कम आते हैं, जैसे खुद उसका परिवार और पूरा समाज ही डिप्रेशन में धकेलने की उसको कोशिश करता है। छात्र भी परेशान, परिवार भी परेशान। ये समझने या समझाने की कोशिश ही नहीं की जाती कि अंक ही किसी की काबिलियत का पूरा पैमाना कभी नहीं हो सकते। ऊपर से हमारे सिस्टम ने भी ये पूरी कोशिश की है कि भविष्य अंकों से ही तय हो, एडमिशन्स अंकों से ही होते हैं। बड़ी कक्षाओं या कॉलेजों में प्रवेश का पूरा सिस्टम ही इन अंकों पर आकर टिका हुआ है। अंक कम आए तो विद्यार्थी के सामने एक ऐसी दीवार आ जाती है जिसे पार कर पाना उसके लिए सबसे मुश्किल हो जाता है। पूरी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित है, इसीलिए छात्र भी हर कीमत पर अच्छे अंक लाकर उसे पास करने की कोशिश में रहते हैं। और जब मैं हर कीमत कह रहा हूँ तो उसमें पेपर लीक जैसे मामले भी आते हैं, जहाँ पेरेंट्स भी छात्रों के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाखों रुपए देते हैं पेपर लीक करवाने के लिए। समझने से ज़्यादा अंक हासिल करने पर ज़्यादा जोर हमारे सिस्टम को और ज़्यादा, खासकर एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा है और ज़्यादा कठिन बना रहा है। योग्यता, जानने की इच्छा और रचनात्मकता बढ़ाने पर उतना जोर नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बात को शिक्षा जगत से जुड़े लोग समझ नहीं रहे हैं। अधिकतर शिक्षक ये चिंताएं समझते हैं और अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं। छात्रों का भविष्य बेहतर करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे ही कई शिक्षक आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ होने वाले हैं। उनमें सबसे पहले आपको नाम बता दें उन 3 शिक्षकों के लिए, इन 3 शिक्षकों के जिन्हें आज ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली तो है डॉक्टर चारू शर्मा, जो दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हैं। इसके साथ ही हमारे साथ होंगी के शारदा, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद शिक्षा में एक अनूठी मिसाल पेश की है। वो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ खेड़ा मारा गांव में प्री सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर विनय शर्मा होंगे, जो IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। डॉक्टर चारू शर्मा, के शारदा और प्रोफेसर विनय शर्मा, आप सभी की जब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, हम आपका स्वागत भी कराएंगे और फिर से हमारे साथ जुड़ भी गए, मुझे बताया जा रहा है। हम चाहेंगे हम चलेंगे उनके पास, जैसे तीनों शिक्षक जुड़ेंगे मुझे बताया गया, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रपति भवन के इस आयोजन के बाद, वहाँ पर ये तमाम शिक्षक मौजूद हैं और मुझे अश्योर किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करना चाहेंगे। इसके अलावा 2 और ख़ास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दूँ। हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप अक्सर संविधान से जुड़ी जटिल गुत्थियों को सुलझाते रहे हैं, बहुत आसान भाषा में हमारे कार्यक्रम में फैज़ान साहब अक्सर आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कानून के जानकार हैं, कानून पढ़ाते हैं और अभी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर भी हैं। स्वागत है आपका फैज़ान साहब।
इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में उन्हें बेस्ट साख टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ हमारे साथ हैं दीप नारायण नायक साहब। नायक साहब शुक्रिया, धन्यवाद। 2023 में दुनिया में प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था। आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला नायक साहब, इसके लिए शुक्रिया। आपके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, पिछले साल इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले दुनिया के 10 टीचर्स में से भारत से दीप नारायण साहब एकमात्र थे। दीप नारायण नायक साहब पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तिलका माझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। हम एक कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, खबरों की खबर के जरिए, कि समस्याएं हम सबके पास हैं। जब भी बात करने जाओ हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि करें तो करें क्या। आज हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में हम समाधान के बारे में बात करें और आपके अनुभवों से इस कार्यक्रम के आप जो बताएंगे उनकी वीडियो को दुनिया भर में देखा जाएगा और उम्मीद करता हूं कि वो समाधान जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो भी अपनाएं और जो टीचर्स बनने वाले हैं और जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी वो फॉर्मूले काम में आए। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नायक साहब आपसे है, आपकी इजाज़त से मैं पूछना चाहूँगा। आप ट्राइबल इलाके में काम कर रहे हैं, आप बेहद हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आए, पढ़ाई लिखाई की आपने बचपन में बहुत परेशानियाँ झेली हैं, फिर आप वहाँ से लड़ते जूझते यहाँ तक आए और दुनिया के 10 टॉप टीचर्स में आपका नाम आता है। क्या फॉर्मूला है आपके पास, कैसे पढ़ाते हैं आप बच्चों को, क्या तरीका है आपको छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का और उत्साहित बनाए रखने का? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एनडीटीवी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बिछड़े हुए समाज के लोगों के लिए एकदम रूरल सेक्टर में जो टीचर काम कर रहे हैं, तो आप लोग इतना बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है जिसको सारा देश और वर्ल्ड में भी बहुत जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में लाकर हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है, तो हो सकता है मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत गलती रहे तो आप लोग उसको सुधार लेंगे। और मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए टीचर को मैं नमन करना चाहता हूँ। सर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी टीचर को पहले तो टीचर्स डे के आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि मैं अभी मैं बताना चाहता हूँ, हाँ मैं तिलका माझी आदिवासी प्राइमरी स्कूल का टीचर था, लेकिन रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं जामुरिया नामोपाड़ा प्राइमरी स्कूल जामुरिया एक्स सर्कल में एज ए हेड टीचर के तौर पर चुना गया हूँ। जी, बधाई हो आपको। बेसिकली ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। तो बेसिकली मैं बिछड़े हुए समाज के लोगों के लेकर काम करता हूँ और मैंने एक नया मॉडल एस्टेब्लिश किया है जिसको हम कहते हैं 3 जनरेशन लर्निंग मॉडल। तो दुनिया में एक साथ तीनों जनरेशन को शिक्षित करने का ये एक अनोखा मॉडल है। बेसिकली मेरा जितना भी स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। उसका जो मामी पापा नाना नानी वो लोग कभी भी फॉर्मल स्कूल में नहीं गया जी। तो इसमें प्रॉब्लम जो होता है, हम जितना भी कोशिश करते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर को स्कूल में लाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़की है जो गांव में रहते है, एकदम बिछड़े हुए समाज में रहता है, आपको जानकर हैरानी मिलेगा, जस्ट इंडिपेंडेंस के 76 ईयर्स बाद भी ऐसा गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया था। तो वहां पर हम लोग मोमबत्ती लेकर पढ़ाते थे। तो हम लोगों का मुहिम से उस गांव में अभी इलेक्ट्रिसिटी आया है और बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर सकते हैं। तो लगभग 1 साल से ऊपर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना दिनों तक जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कितना ज्यादा चैलेंजेस होगा। बिल्कुल। तो मैं बीच में मॉडल है, नाइक साहब बीच में टोक रहा हूं आपको, मुझे माफ करिएगा। के शारदा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, वो किसी इवेंट में हैं और बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन की बैटरी भी कम है। शारदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई, आपको आज अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का, राष्ट्रीय पुरस्कार। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। शारदा जी हम लोग आज समाधान पे बात करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे टीचिंग व्यवस्था में बच्चों को रट्टू तोता बना दिया जाता है और नंबर ही सब कुछ हो गए हैं।
जिनके पास अच्छे नंबर नहीं होते उनको कुछ मिल नहीं पाता है जीवन में, वो अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। आपके पास क्या सुझाव है, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है बच्चों को उत्साहित बनाए रखने का, शिक्षा के लिए प्रेरित भी करने का? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी, नंबर कोई डिपेंड नहीं करते, क्योंकि कभी क्लास में फर्स्ट भी आ सकते हैं, कभी फेल भी हो सकते हैं। तो जब तक बच्चे में जो बेसिक शिक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए, और उसके बाद उनको मोटिवेट करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो बच्चों के स्तर में ऑटोमेटिक सुधार आने लगता है। और हम अपनी शिक्षण विधि को खेल खेल में लें या बच्चों की रुचि के अनुसार कराएं, तो स्तर में बहुत जल्दी सुधार आएगा। आपको लगता है कि ये जो मार्किंग का सिस्टम है कि हर चीज़ मार्क बेस्ड हो गई है, एडमिशन होगा तो आपके मार्क्स 100% आने चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इस व्यवस्था को भी एक बार रीलुक करने की आवश्यकता है? शारदा जी। जी 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 सर। हाँ, आजकल वैसे ही हो गए हैं सर, लेकिन हम शिक्षक ही जो है इस चीज में सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं आता है तो उनके स्तर में सुधार नहीं होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा कराएं और उनको ऐसे मोटिवेट करें कि वे आगे चल के बहुत अच्छा करें। आप तो छत्तीसगढ़ से आती हैं शारदा जी, उस कठिन और जी मुश्किल राज्य में जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम हैं ऐसा कहा जाता है, वहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ट्राइबल इलाका है, नक्सल इलाका है, वहाँ पे आपको चुनौतियाँ क्या क्या आईं? सर, चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिका हूँ, तो हमें संसाधनों की बहुत कमी है। हर चीज के लिए सबसे पहले तो हमें अपने मोबाइल पे ही निर्भर करना पड़ता था, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास था ना कुछ। तो सबसे ज्यादा हमें अपने मोबाइल पे डिपेंड होना पड़ा। फिर धीरे धीरे हम कोशिश करके संसाधन जुटा रहे हैं, और हमारी सरकार भी अब हमारी मदद कर रही है। अब स्कूलों में लैपटॉप की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाने लगी है, तो बहुत कुछ पहल अच्छा हो गया है। और हमारी एजुकेशन व्यवस्था में तो सुधार हुआ ही है, और हम लोग को सुविधाएं भी बहुत उपलब्ध कराई जा रही है, और हम लोग को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। तो जी, ये बहुत अच्छी पहल है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमसे जुड़ने के लिए शारदा जी। आप शायद औपचारिक डिनर इवनिंग में हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से आप सबका स्वागत स्वागत सम्मान किया जाता है। मुझे अब चारू शर्मा जी भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रोफेसर धन्यवाद। प्रोफेसर विनय शर्मा भी हमको दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में आपको बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। चर्चा का विषय चारू जी, आपसे मेरा सवाल है ये, आज यही है, हम आज 75 साल बाद शिक्षक दिवस हर साल मनाते हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए। आपको लगता है कि बहुत सी कमियां अभी भी सिस्टम में हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, और वो कैसे कर सकते हैं, क्या है, अगर आप खुद अंडरलाइन करके बताएं। सर, कमियों की बात तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद हमें बहुत ज्यादा ये संतुष्टि है कि वो सारे क्षेत्र जिनको हम अभी तक नजरअंदाज करते आ रहे थे, शायद किसी ना किसी कारण से, वो हर पहलू पे अब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं होती है, अब वोकेशन की बात होती है, अब स्किल की बात होती है, अब इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात होती है, और सारे एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर हम कहें तो एक होलिस्टिक अप्रोच के जैसे शिक्षण को देखा जा रहा है। तो कमियों के साथ तो नहीं, पर हम आगे प्रगतिशील मैं माफ़ी विचारधारा के के साथ। साथ मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हाँ जी, मैं आज से करीब 35-30 साल पहले स्कूल में जब पढ़ता था, तो हमारे यहाँ भी को बिल्कुल करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। हमको भी स्पोर्ट्स जी, में, पीटी में, कल्चरल इवेंट्स में, डिबेट्स में, एक्सक्लेमेशंस, इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना पड़ता था। वो कहा जी, जाता था कि स्किल डेवलपमेंट है, SUPW का सब्जेक्ट हुआ करता था कि स्किल डेवलपमेंट है आपके लिए ये सब चीज़ें।
पर मुझे याद है कि जब जी। मैं 11वीं 12वीं में आया और 12वीं के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई तो मेरे मार्क्स आए काम में कि आपको कितने परसेंटेज आए हैं बोर्ड में, उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आज भी लगभग वैसी ही परिस्थिति। आप आजकल CUET का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, तो अभी भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर स्किल डेवलपमेंट की जो एक्सपर्टीज है या स्पोर्ट्स कोटा की तो बात करते हैं, पर बाकी जो क्वालिटीज छात्र के अंदर होती हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। एम आई राइट? सर, पूरी तरह से मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं, जब आप पढ़ते थे शायद तब एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम की बात नहीं होती थी, पर आज इन सारे वोकेशंस में वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। तो अगर कोई पूरी तरह 100% के साथ ये फील्ड भी अपनाता है तो उसका करियर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि एकेडमिक के साथ साथ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने विद्यालय में भी देखती हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो खेलो इंडिया के माध्यम से यहाँ तक कि वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उनको कोई प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेशन, काफी ज्यादा एवेन्यूज आज के समय में जी है हाँ। जो पहले इतने ज्यादा नहीं थे। रही बात आपने बोला कि जैसे CUET का एग्जाम हो, सर एग्जाम तो अलग अलग स्ट्रीम्स के एकेडमिक सब्जेक्ट के लिए तो माना जा सकता है, पर वोकेशन के ऊपर अगर कहा जाए तो उसके लिए अब लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जी बच्चे के अंदर ये, हम शिक्षक के रूप में अगर ये शुरू से ही प्रण कर लें कि हम उनके अंदर ऐसी उनकी मानसिकता को डेवलप करें कि बच्चे के अंदर कोई भी एक ट्रेट हो तो उस पे अगर वो 100% अपना इन्वेस्टमेंट करके चलता है तो ये मान के चलिए कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर से फ्लरिश करेगा ही यही तो मैं कह रहा हूँ, जो अगर किसी के अंदर इनहेरेंट टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर बचपन में ही परख लिया जाए और उसी को निखारा जाए तो शायद वो बच्चा जो उसका टैलेंट है वो उसका प्रोफेशन भी बन सकता है, वो उसकी रोजी रोटी का साधन भी बन सकता है और वो दुनिया में एक्सेल भी कर सकता है। प्रोफेसर शर्मा, आप तो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, आप IIT में पढ़ा रहे हैं, फिर से शुभकामनाएं देते हुए सवाल मेरा आपसे है, क्या हमारी शिक्षा पद्धति नई ऐसी है जो अभी भी रट्टू तोता बनाने पर ज़्यादा फोकस करती है कि आप किताब से पढ़ो, किताब के हिसाब से जो आंसर लिखो, 100 में से 100 नंबर आ गए तो आपका अच्छे छात्र हो और नहीं आए तो आप फेल हो गए, आप बेकार हो? अब पिछले कई वर्षों से बहुत ही एक अच्छा बदलाव आया है। मैं कहूँगा कि अब स्टूडेंट्स किताबों से कम पढ़ रहे हैं और सारी सोर्सेस से वो ज्यादा एकत्र कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत वाइड रेंजेस से आपके पास आ रही है। और टेक्स्ट बुक्स तो हमेशा है ही हैं, लेकिन अब हमने एज टीचर्स भी ये कहना शुरू किया है कि हम क्लास में जो प्रिंटेड है वो डिस्कस करने के बजाय बियॉन्ड प्रिंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रिंटेड मटेरियल है वो तो आपके पास है, आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, आप अच्छे शिष्य हैं, अच्छे शिक्षार्थी हैं। और इसके अलावा हम भी उस पर मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम चीजों को एक साथ उनके सामने लाकर रख सके इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अगर हम क्लास में जैसे मैं इनोवेशन और स्ट्रेटजी इस तरह के सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करता हूँ, डिजाइन थिंकिंग, इस तरह की चीजें हम लोग बात करते हैं, तो हम ग्रास रूट लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किन किन जगहों पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ छुपी हुई है। राइट। उसमें सिर्फ परोपकार की और देश सेवा की भावना ही नहीं है, वो तो हम करते ही हैं डिस्कस। मैं अपनी हर क्लास में इस बात को जिक्र जरूर करता हूँ। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज पे भी बात करते हैं, कि हम इनोवेशन को वहां तक कैसे ले जा सकते हैं और उससे उससे अपनी रोजी रोटी को कैसे कमा सकते हैं। ये बहुत, मैंने पर्सनली इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे हमने पाइन की जो पत्ती है उससे ईंधन बनाने का काम किया और उसके लिए हमने मैनुअल मशीन डेवलप की, गांव-गांव में लगाई और स्टूडेंट्स को वहां तक ले गए, उनको दिखाया कि ये कैसे हो सकता है और इससे भी धन कमाया जा सकता है और बहुत अच्छे लेवल से कमाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग थोड़ा थोड़ा करके 20 से 50,000 रुपए महीने तक कमा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर उसको एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे देखें तो बहुत अच्छा पैसे भी कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फ्लाइंग जॉब्स को ही देखना पसंद करेंगे। उसके अलावा, और मैं वहाँ पे स्टूडेंट को ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर पर्यावरण भी अच्छा है, रहने की सुविधा भी अच्छी है, यहाँ पर बिजली पानी पर ज्यादा तुम्हें निर्भर नहीं करना है, पानी का सोर्स है, गंगा जी है ऊपर पहाड़ों में, और आज कम्युनिकेशन की एज है तो इसलिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी हैं और सड़कें भी अच्छी बन गई हैं।
तो ये सारी चीजें उनको बताता हूँ लेयर करने के लिए कि तुम इस दिशा की तरफ देखो। और उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रोजेक्ट्स भी किए, जबकि मैं स्ट्रैटेजी और इनोवेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लोगों को बताने के लिए कि ये अभी भी है और हमें इसको हटाना है, अपने इनोवेशन से हटाना है, अपनी शिक्षा से हटाना है। मैं अपने स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ लेके जाता हूँ क्लासेस में। मैं इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड जैसे विषयों के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ उनके साथ, और उनको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब तक हम इन चीजों को हटाएंगे नहीं, महिलाओं का उत्थान पूरी तरह से नहीं होगा, बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी, हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्र नहीं होगा, सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो और कैसे जी। हम टेक्नोलॉजी को हर लेवल पर ले जा सकते हैं, कैसे हम इनोवेशन को हर लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हम घराट पानी का जो वाटर मिल सोर्स होता है, उससे हमने छोटा सा एक फैक्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट चलाकर दिखाया स्टूडेंट्स को, और कहा कि यहाँ पर हम काफी सारी चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। हमने वहां पर हल्दी को प्रोसेस करके दिखाया। उसके अलावा हमने लेंटाना जैसी इन्वेसिव स्पीशीज को मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे भी यूज करके दिखाया कि इससे भी हम जो है वो कुछ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग लेवल्स पर हर चीज को, और यहाँ पर हम वैल्यू चेन को भी डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करते हैं, सप्लाई चेन को भी डिस्कस प्रोफेसर कर रहे हैं। शर्मा, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेहमान और भी हैं, सबके पास चलते हैं। पर आपकी बातें सुन के मैं इसलिए इस वक्त इंटरवीन किया आपको फैजान साहब के पास जाने के पहले। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण द्रौपदी मुर्मू जी के भाषण में भी एक बड़ी अच्छी बात की गई थी, और मैं उसको कोट कर देता हूँ उनकी लाइनों को। आप लोग तो थे वहाँ पर, जो लोग नहीं थे उनके लिए शायद काम आएगा। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अपने भाषण में कहती हैं कि मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों की सोच वैश्विक हो और उनकी दक्षता विश्व स्तरीय हो। महान शिक्षक ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षक गण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी जितने एग्जाम्पल्स आपने कोट किए प्रोफेसर शर्मा, ये इस लाइन को, राष्ट्रपति जी की लाइन को चरितार्थ कर रहे थे कि आप अपने छात्रों को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं दुनिया में आगे आने के लिए और समाज की भलाई के लिए। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, आपके पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए पहली बात तो शुक्रिया। शिक्षक दिवस की फिर से शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे, वाइस चांसलर हैं आप, मैंने सुना, और अभी भी आप क्लासेस लेते हैं, अभी भी आप पढ़ाते हैं तो वाइस चांसलर को पढ़ाने का क्या शौक है और क्यों पढ़ाते हैं आप? सुमित, बहुत शुक्रिया। और सारे जो मेरे साथी शिक्षक हैं जिनको आज पुरस्कार मिला, उनको बहुत मुबारकबाद, और सारे देश के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, बेसिकली जो वाइस चांसलर भी होता है वो शिक्षक होता है। और मैं समझता हूँ वाइस चांसलरशिप तो थानेदारी है, 2-4 साल की सब लोग कर ले जिसको मौका मिले। असलियत में वो शिक्षक है और उसको पढ़ाना चाहिए। मुझसे अक्सर मेरे वाइस चांसलर साथी सुमित ये पूछते हैं कि तुम इतने सालों से वाइस चांसलर हो, और कहीं पे तुम्हारा टर्म खत्म होता है तो स्टूडेंट्स बहुत गमज़दा होते हैं, दुखी होते हैं। और अक्सर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के खिलाफ, आपको मालूम है, विरोध होता है, उनको बंद कर दिया जाता है, वापस जाओ के नारे लगते हैं। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि जो वाइस चांसलर वीसी ऑफिस से यूनिवर्सिटी चलाते हैं उनका विरोध होता है, और जो वाइस चांसलर क्लासरूम से विश्वविद्यालय चलाएंगे या चलाते हैं, या जैसा मैं कोशिश करता हूं, उनका विरोध नहीं होता। क्योंकि शिक्षक को तो भारत की जो संस्कृति है उसमें आपको मालूम है कि गोविंद के बराबर या उनसे भी आगे खड़ा कर दिया है हमारी संस्कृति ने। तो मैं खुश हूं कि मैं शिक्षक हूं, और मेरा काम पढ़ाना है। उस पढ़ाने के दौरान किसी को प्रशासन भी करना है तो प्रशासन कर लेता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली मेरा काम पढ़ाना है और इसलिए मैं पढ़ाता हूं। प्रोफेसर साहब, इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना ही आपका शौक है, पढ़ाना ही आपका पेशा है, पढ़ाना ही आपकी रोजी रोटी है एक तरीके से। सवाल मेरा ये कि इतने सालों के अनुभव के बाद आप कैसे सम अप करना चाहेंगे कि क्या बड़ी चुनौतियां आज भी आपको दिखाई देती हैं और कैसे वो दूर हो सकती हैं? बहुत अच्छा सुमित आपका सवाल है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि मैं समझता हूं कि रियल शिक्षक तो स्कूल के होते हैं। आपके अभी प्रोग्राम में भी आ रहा है कि जब बच्चा एडमिट होता है तो वो ABCD और आ का खा गा नहीं लिख सकता, और जब वो स्कूल से लिखता है तो वो पोएम्स लिखता है, स्टोरीज लिखता है।
हम लोग जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में वो तो हम कोई जाते हैं और एक लेक्चर दे देते हैं, तो हम कोई उतना बड़ा हमारा रोल नहीं है जितना स्कूल के शिक्षक है। रियल तो उनको सलाम है। जी लेकिन फिर बिल्कुल। भी मैं कहूंगा कि स्कूल की शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी, उसको अगर मुझसे आप एक सेंटेंस में सुमित सुनना चाहें, और ये बात आपके लॉन्ग इंट्रोडक्शन में नहीं आई, कि ये भारत की शिक्षा की एक ही समस्या है कि इट इज ओवर रेगुलेटेड एंड ग्रॉसली अंडर फंडेड। इतना ज्यादा कंट्रोल है हमारा शिक्षा के ऊपर, सरकारों का, रेगुलेटर्स का। उच्च शिक्षा में आपको बताऊं, एआईसीटी एक मास्टर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरा है, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया तीसरा है, डेंटल काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, यूजीसी, स्टेट का एजुकेशन विभाग, और सेंटर की सरकार, जो शिक्षा विभाग है। तो हमने शिक्षा को बहुत ज्यादा कंट्रोल मॉडल में रखा है, और नॉलेज क्रिएशन जो है वो कभी कंट्रोल मॉडल में नहीं होता। नॉलेज क्रिएशन के लिए प्रश्न पूछना और नॉलेज क्रिएशन के लिए डिसेंड करना जरूरी है। जितने भी धर्म नए आए वो पुराने धर्मों की डिसेंड थी। जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई उन्होंने पुरानी साइंटिफिक डिस्कवरीज को चैलेंज किया, उनसे डिसेंड किया। पूरी दुनिया में जो नॉलेज बढ़ी है वो बढ़ती है जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं। हमने शिक्षा का काफी राजनीतिकरण कर रखा है, यानी कैरिकुलम क्या होगा ये डिपेंड करेगा किस पार्टी की सत्ता है। टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा निकाला जाएगा, ये एक्सपर्ट नहीं तय करेंगे, ये सरकार की राजनीति तय करेगी। और जितना हमने शिक्षा पे टीचर्स के वेतन को होना चाहिए, आप ये सोचिए कि अच्छे लोग टीचिंग में आते नहीं, स्कूल टीचिंग में नहीं आते। प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी बहुत कम सैलरीज है। कितने बिल्कुल। सरकारी स्कूल्स हैं उनमें हम पोजीशंस को नहीं भरते हैं। विश्वविद्यालयों में आप देखिए कि जो मेरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं उनको 4th ईयर में जो पैकेजेस मिल जा रहे हैं, हम उन बच्चों से कह रहे हैं कि पहले वो एलएलएम करें, फिर पीएचडी करें, नेट करें, और तब हम उनको वो पैकेज जो उनको 4th ईयर में मिल जाता एलएलबी 5th ईयर 5 ईयर कोर्स में, उससे कम हम देंगे तो वो क्यों शिक्षा में आएंगे। पूरा जो ये मॉडल है जिसमें आपने क्वांटिफिकेशन का जिक्र किया, जी यूजीसी का फोकस जो है वो पब्लिकेशन, आपके 10 पब्लिकेशन हो, आपके साथ हो। क्लासरूम टीचिंग को सुमित हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, और क्लासरूम टीचिंग जो है वो देश के लिए और बच्चों के लिए जरूरी है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। अब आप ये देखिए जरा कि हम क्लासरूम टीचिंग जो है वो एपीआई में उसके पॉइंट्स नहीं है, प्रमोशन में क्लासरूम अच्छा पढ़ाने की कोई इंसेंटिव हम नहीं देते हैं। और मैं समझता हूं कि शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो इनलाइटेंड सिटीजन्स बनाए, जो राष्ट्र की भक्ति से पूरी तरह अपने अंदर समाये हुए हो, देश के लिए कुछ करने का वलवला हो। वो टीचर जो बेचारे को आने जाने के साधन नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास, उसका जॉब परमानेंट नहीं है। देखिए स्कूल एजुकेशन तो ऑलमोस्ट प्राइवेट हैंड्स में चली गई, और उच्च शिक्षा में भी अब 66% लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो ये जो शिक्षा में एक्सेसिव कंट्रोल है, जी इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं हम स्कूल टीचर से, अब सेंसस कर दो, अब जाके इलेक्शन करा दो, अब इस वेलफेयर स्कीम का सर्वे कर दो। तो टीचर से पढ़ाई के अलावा जो ये हम इतना एक्स्ट्रा करिकुलर काम करा रहे हैं कि वो गांवों में बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि शिक्षा के लिए बहुत बहुत बुरी चीज है, बहुत और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अंडरलाइन की, और ये मेरे पॉइंट्स सारी अपनी रिसर्च में था भी, और ये सवाल मैं नायक साहब से पूछना भी चाह रहा था, खासकर क्योंकि ये लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये चुनौती भी है नायक साहब। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षा के अलावा बहुत से और काम करने होते हैं। चुनाव आप करा रहे होते हैं, सेंसस होगा तो आपकी ज़रूरत है, पोलियो ड्रॉप्स लगाने हैं तो आपकी ज़रूरत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे कितना प्रभाव पड़ता है एक शिक्षक पर, कितना वो उत्साहित होता है,
या उसको लगता है कि बोझ उसके सर पर डाल दिया गया? हाँ, देखिए जैसे आपने बोला तो सही है कि अ, शिक्षक को शिक्षा मतलब के काम के अलावा और बहुत सारा भी काम करना पड़ता है, और ये भी सही है कि इस काम को करते हुए कहीं न कहीं उसको मैनेज करना पड़ता है, और कहीं न कहीं उनको वो टाइम नहीं मिलता जितना टाइम या सोच वो अगर शिक्षा के ऊपर देते तो और भी ज़्यादा वो स्टूडेंट को एनलाइट कर सकते थे। लेकिन मैं इसके अलावा और एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो चर्चा हो रहा है टीचर्स डे और टोटल शिक्षा के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा जो है वो स्कूल टीचर और जो कॉलेज का टीचर है, या फिर आपने जैसे बोला कि नया जो एजुकेशन बिल आया है उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन मैं बेसिकली ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को लेके काम करता हूँ जो लोग मान लीजिए स्कूल में ही नहीं आया, जो ड्रॉप आउट हो गया, या फिर जिनका चाइल्ड मैरिज हो गया, जो जिसके जो मम्मी-पापा है कभी भी वो फॉर्मल स्कूल में नहीं गया, तो उनको पता ही नहीं है कि उसके बच्चे को क्यों स्कूल भेजना चाहिए। उसके बच्चे को क्यों डेली लेबर के ना भेज के उसको स्कूल भेजे, उसको लड़की को क्यों वो जो कम उम्र में शादी ना कराए और क्यों उसको पढ़ाई कराए। तो आपको जैसे हम बता रहे थे, तो मेरा जो 3 जनरेशन मॉडल है, इसमें एक साथ ये रिवर्स है। पहले तो फर्स्ट जनरेशन लाडला शिक्षित होता है, उसके बाद वो अपना मम्मी को पढ़ाता है, फिर वो अपना नानी को पढ़ाता है। तो एक 5 साल का लड़की मान लीजिए कोई 50 साल का उसका नानी को पढ़ा रहा है। नॉर्मली जो होता है, जो आप और हम जब भी छोटे थे तो जी आपका शायद मम्मी पापा कोई बड़ा छोटे को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है छोटे, आप ये जो पिक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं जी कि छोटे बड़े को पढ़ा रहा है और रिवर्स वे में लर्निंग चल रहा है। क्योंकि मेरा मानना है जब तक ये जो पिछड़े हुए समाज के जो लोग हैं, बेसिकली जो मम्मी है और नानी है, ये लोग का जो सोच है जब तक नहीं बदलेगा, ये लोग जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इनका बच्चों को क्यों स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाई करके क्या होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। और मेरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 3 जनरेशन मॉडल को लेकर, तो इसी के ऊपर है। मान लीजिए अगर हम जो नया अभी जो सिस्टम हम लोगों का चलता है, आप एक गांव में चला जाइए, हम मानते हैं वहां पर अगर 1000 लोग रहता है, तो उसमें से अगर 200 बच्चे हैं और 800 जो अलग लोग हैं, उन लोग मान लीजिए कभी भी फॉर्मल स्कूल में नहीं गया, एकदम बिछड़े हुए कुछ गांव का हम बात कर रहे हैं। जी तो अगर आप बोलेंगे कि हम उस गांव को 100% शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम हर एक पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं कि ये जो 800 लोग हैं, जिन लोगों को कभी भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला, जो डेली लेबर पे चला गया था या बाल में मजदूरी पे चला गया, जिसका कम जी उम्र में शादी हो गया, इस मामले को कैसे आप शिक्षा की तरफ लेके आएंगे? कोई भी इसका जगह नहीं है। जितना भी हम लोग बच्चे को शिक्षित करते हैं, और उसमें से हर एक बच्चा अगर शिक्षित नहीं होता, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट होता है, कुछ चाइल्ड मैरिज में चला जाता है। तो अगर हम हजारों लोगों को, एक गांव का 1000 जो लोग हैं सबको शिक्षित करना चाहते हैं, तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि ये जो 800 लोग हैं कब ये लोग मर जाएगा। जी जब बड़ी ये लोग सभी मर जाएंगे, जब नया जनरेशन शिक्षित होकर आगे बढ़ेगा, उस टाइम पर हम एक गांव को 100% शिक्षित मान सकते हैं। तो उसको होते होते लगभग आपका 30-40 बड़ी साल इंपॉर्टेंट निकल बात जाएगा। नाइक साहब और कह रहे हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से तालियां। बहुत 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 खूबसूरत काम कर रहे हैं आप। उस मुश्किल टेरिटरी में रहकर, उस पिछड़े इलाके में रहकर ये बड़ा काम कर रहे हैं नाइक साहब, और इसीलिए आपको ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 टीचर्स में लास्ट ईयर गिना गया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी तालियां। और ऐसे लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश भी होती है कि ऐसे लोगों को लाएं और दुनिया को बताएं कि हैं भाई, दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चारू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ लेते हुए। आज के भाषण में राष्ट्रपति जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी, और मैं उसको अंडरलाइन करते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई, ये राष्ट्रपति जी को कोट कर रहा हूं मैं, द्रौपदी मुर्मू जी को, कोई बच्चा यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो इसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि प्लीज़ बताएं, क्योंकि इस प्रोग्राम को करोड़ों लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इस वीडियो को।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब कोई आपकी छात्र में बच्चा, क्योंकि टॉप 1 2 3 4 तो अच्छे बच्चे 4 5 होते हैं, पीछे रहने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, उनको मोराल बनाए रखना, उनका उत्साह बनाए रखना, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे टीचर को बुरे छात्र को आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर, मैं आपके इस संबोधन को कि बुरे छात्र से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी, छात्र आई के आई रूप में स्टैंड कोई करेक्टेड। भी बच्चा बुरा नहीं होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। जी, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है कि अगर एक सही शिक्षक उसको पहचान ले और उसको लेकर के आगे चले, सबसे पहले बच्चे के अंदर ये विश्वास जगाए कि वो औरों से अलग है, पर वो अपने आप में एक बहुत ही कीमती उसके अंदर हुनर है। तो बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। रही बात पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये बिल्कुल सही है कि एक ही तरीके से सारे बच्चों को नहीं नापा जा सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस बच्चे की क्या क्षमता है और क्षमता अनुसार उनकी मेथोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके अंदर, मतलब शिक्षक के अंदर, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं अगर प्रिंसिपल के रूप में कहूँ तो मैंने बहुत मुश्किल जगह, जैसे कि अगस्त्यमुनि एक बहुत ही इंटीरियर एरिया है, चाहे मैं और भी अपने स्कूल्स की बात करूं तो हर स्कूल का चैलेंज बिल्कुल अलग होता है। वहीं पर भी आदर्श कंडीशन सबको नहीं मिलती है, तो हमें उसके बीच में से ही अपने विश्वास के साथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो प्रिंसिपल के तौर पे मुझे अपने शिक्षकों का मोराल हमेशा अप करके रखना पड़ता है। जी, वैसे ही शिक्षकों को भी ये कोशिश करनी पड़ती है कि ये सारे बच्चे मेरे ऊपर आश्रित हैं, मैं मेंटोर हूँ, इनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज के समय में मैं कहूँ तो कम से कम अपने पूरे शिक्षण कार्यकाल में मैं कम से कम 15,000 बच्चों से इंटरैक्शन कर चुकी हूँ। और इतने लंबे समय के बाद भी आज बच्चे दूर दराज से टीचर्स डे के दिन अगर आपको याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने अपने इस विश्वास के साथ उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाए होंगे। सभी बच्चे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर मेरे अंदर ये सोच है कि पहले मुझे अपने बच्चों को तलाशना है और फिर उन्हें तराशना है, तो हम किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर शर्मा, आपकी बात सुनकर मुझे महात्मा गांधी का वो फेमस कोट याद आ गया जो मुझे अक्सर याद रहता है कि मुझे मेरे शिक्षकों ने जो किताबों से पढ़ाया वो याद नहीं रहा, लेकिन अपने अनुभवों से, अपने वो जो चीज़ें सिखाई वो मुझे हमेशा याद रही। तो बापू ये बोल के गए थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जो बड़े अच्छे और सफल शिक्षक हैं वो इस तरीके को अपनाते होंगे, छात्र आपको याद भी रखते होंगे। डॉक्टर चारू शर्मा, मुझे बताया जा रहा है आपको जाना है, तो आपको शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और फिर से बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी। लेकिन फैजान साहब, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फैजान साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं एक चीज़ को फिर छूना चाहूँगा। आज हम शिक्षक दिवस में, आज ही खबर आई कोटा से, फिर एक छात्र ने खुदकुशी की। मुश्किल वक्त है, मैं जानता हूँ, आज अच्छा दिन है, टीचर्स की वाहवाही करनी चाहिए, टीचर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन ये कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं हमारे सिस्टम की। हम आज आत्मावलोकन भी कर रहे हैं अपने सिस्टम का कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये खुदकुशी छात्र क्यों करते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर? एडमिशन्स नहीं हो पाए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ कॉलेज में हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीते 3-4 दिनों में खबरें आई हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए सुमित, ऐसा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे आईआईटीज या आईआईएम्स या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उनका करिकुलम बहुत लोडेड है और बहुत एकेडमिक स्ट्रेस है, बच्चे तनाव में हैं। एक तो सेमेस्टर का साइज छोटा है, फिर उनका सीजीपीए हाई हो, फिर प्लेसमेंट और आर्टिकल लिखें और मूट कोर्ट में जाएं और ये करें वो करें, तो उसकी वजह से वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। दूसरे इसी तरह जो कोटा में बार बार और जगह नीट का रिजल्ट आएगा, आईआईटी जेईई का रिजल्ट आए, तो बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं जहां खुद फेल हो गए वो चाहते हैं बच्चे वहां जरूर सक्सेसफुल हो। आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि साहब उनके नंबर अच्छे आए, कि 90% और 95% और एडमिशंस, ये पूरा हमारे सिस्टम को खा जा रहा है। अगर पढ़ाई इंजॉयबल चीज नहीं है, मैं इसीलिए कंट्रोल मॉडल के खिलाफ हूं कि यूनिवर्सिटीज में कम से कम खास तौर से
लिबर्टी मॉडल हो, बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव जब होंगे जब उनको स्वतंत्रता मिलेगी एक्सपेरिमेंट करने की। बिल्कुल ठीक बात। स्कूल में थोड़ा डिसिप्लिन की भी जरूरत होती है कि बच्चे यंग हैं, लेकिन दोनों जगह अगर बच्चों के ऊपर तनाव रहेगा और एकेडमिक स्ट्रेस रहेगी, तो आप ये सोचिए सुमित कि उससे बहुत, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा जो सुसाइड करते हैं बच्चे वो दलित बच्चे होते हैं। आपने एडमिशन उन्हें दे दिया आरक्षण के बाद, अब उसमें उनके नंबर चाहे कम रहे हों, क्योंकि ये मालूम भी है आपको कि एनआरआई कोटा में और मैनेजमेंट कोटा में जो एससी एसटी ओबीसी के मार्क्स हैं उससे भी कम मार्क्स में एडमिशन होता है। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द दलित स्टूडेंट जी। कमिटिंग सुसाइड। जैसे ही उसका एडमिशन हुआ, अब उसके लिए सेम कोर्स है, जो नीट के टॉपर भी वही कोर्स पढ़ रहा है और वो बच्चा जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहा है वो भी वही कोर्स पढ़ रहा है। दोनों के लिए प्रमोशन के उसूल एक हैं, दोनों के एग्जाम एक है। वो 3-4 महीने में कैसे उस लेवल पे आए, और उसकी वजह से उसकी बैक आती है। जब उसकी बैक आती है तो फिर वो जूनियर्स के साथ वो एग्जाम दे रहा होता है, वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड और अकेला रह जाता है। और इसमें विश्वविद्यालय के प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है सुमित, कि वो कभी भी हैंड होल्डिंग नहीं करते। मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले एक तमिल बच्चा है जो जी। मेरे यहाँ एडमिट हुआ, उसकी अंग्रेजी भी कमजोर है और उसको हिंदी भी बिल्कुल नहीं आती और उसको लिखने में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो उसने मुझे एप्लीकेशन दी कि मैं थोड़ा बोल सकता हूं। अच्छा। तो मैंने पूरा एक नोट बनाया, जबकि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने सबको ओवर रूल करके लिख दिया कि इम्तिहान का मतलब हमें सर्टिफाई करना है कि ये उस लेवल पे आ गया। वो रिटन हो या ओरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी वजह से वो बच्चा आज एग्जाम दे रहा है और यकीनन वो पास हो जाएगा या उसकी लाइफ ये आप बनेगी। बहुत अच्छी बात कर कई रहे हैं। और विश्वविद्यालय के लोगों ने इसी चीज पे गलत फैसला किया और वहां खुदकुशी हो गई। मैं सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे वक्त के दायरे में रहना है। मेरी शिक्षा यही है मेरे सीनियर्स के द्वारा कि अपने वक्त को समझो और वक्त की ज़रूर इम्पोर्टेंस दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, नायक साहब, और बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ाते रहें और बच्चों को ऐसी आपकी बातें सुनकर, हमारे इस कार्यक्रम को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल इस शिक्षक दिवस पर विशेष पर जो हमने दिखाया आपको, कहाँ रह गई चूक आपको समझ में आया होगा, टीचर्स के फॉर्मूले समझ में आए होंगे कि इस चूक को कैसे दूर किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन ये विशेष जो चल रहा है शिक्षक दिवस स्पेशल, वो ब्रेक के उस पार भी बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट कर आते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर ब्रेक से पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले 3 शिक्षकों से बात की। अब 2 और ऐसे शिक्षकों की जोश भरी कहानी सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। मैंने पेपर बेचा अपनी पढ़ाई के लिए, घर घर बेचा, जिससे कमीशन मिला था। वो कमीशन से हमने 2 घंटे पेपर बेचा, घूम घूम के चल कर बेचे, और उसके बाद हमने कॉलेज को जाते थे, वो पैसे से करते थे। और जब +2 के बाद हमने पैसा नहीं था, हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये जो टीचर का और जो ट्रेनिंग है उसमें ला दिया, और उसके बाद हमने टीचर से किया। और टीचर को जब आने के बाद हमने सोचा, मैं जो जिस परिस्थिति में गुजरूं, हमारा इलाका में जो परिस्थिति है, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा वहाँ पर ST/SC का डोमिनेटेड एरिया है, और उनका जो फर्स्ट लर्नर आते हैं हमारा पास, तो उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करना है। कि मैंने 2015 को ज्वाइन किया था कोठे इंदर सिंह, जो गांव बहुत छोटा है, हाथी की पैर जितना गांव बोलते हैं। उस गांव में मतलब सिर्फ 33 बच्चे और मैं सिंगल टीचर था वहाँ पे। और चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थी, ना हमारे पास स्कूल ग्राउंड थी, ना हमारे पास कोई बिल्डिंग भी इतनी ज़्यादा खस्ता थी कि बेरंगी इमारत कह सकते हैं उसको, और बच्चे भी इतने थोड़े कि स्कूल लगातार बंद होने की तरफ जा रहा था। तो मैंने अपने प्रयास शुरू किए, वहाँ पर अपना दिन रात एक करके मेहनत स्टार्ट करी। और पहले तो मैंने बच्चों को बूस्ट अप किया, बच्चे छुट्टी के बाद दोबारा मेरे पास आते थे पढ़ने, उनका रात तक स्कूल चलता था, उनका पढ़ाई होती थी। और साथ ही जब भी हमें समय मिलता था तो स्कूल को अच्छा बनाने के लिए पेंटिंग वर्क, इलेक्ट्रीशियन वर्क, प्लम्बर वर्क, राजमिस्त्री का काम बच्चों को
बच्चों को TLM से जोड़ने के लिए, उनकी एजुकेशन को हमने एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए बहुत से मॉडल क्रिएट किए अपने हाथों से, फ्री ऑफ कॉस्ट, खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास फंड थे ही नहीं। आज गुरुवार भी है, आज गुरुओं का दिन भी है और आज शिक्षक दिवस भी है। इस मौके पर हम आपके लिए खास चिट्ठी लेकर आ जाए हैं। ये चिट्ठी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को लिखी थी। हम चाहते हैं कि वर्ष 1864 में लिखे इस पत्र से आप भी अपने काम की बातें जरूर निकालें और अच्छा लगे तो इसको बाकियों को भी शेयर जरूर करें। प्रिय शिक्षक, मेरा बेटा आज से स्कूल की शुरुआत कर रहा है। क्या आप उसका हाथ पकड़कर वो सब सिखाएंगे जो उसे जानना होगा, जो उसे सीखना होगा? अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के साथ एक दोस्त भी होता है। उसे सीखना होगा कि सभी मनुष्य न्याय के साथ नहीं होते। उसे ये भी सिखाएं कि जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं, वहीं एक अच्छा नायक भी होता है। जहाँ कुटिल नेता है, वहाँ एक समर्पित लीडर भी होता है। यदि आप कर पाएं तो उसे सिखाएं कि अपनी मेहनत से कमाए गए 10 सेंट की कीमत बेगार में मिले $1 से कई ज्यादा है। उसे सिखाएं कि स्कूल में नकल करके पास होने से कई ज्यादा सम्माननीय है फेल हो जाना। उसे सिखाएं कि कैसे शालीनता से हार को स्वीकार करना है और जब जीत हासिल हो तो कैसे उसका आनंद लेना है। उसे सिखाएं मनुष्यों के साथ नरमी और कोमलता से पेश आना। उसे कठोर लोगों के साथ थोड़ा सख्त होना भी सिखाएं। यदि आप कर सकते हैं तो उसे ईर्ष्या से दूर रखें। उसे सिखाएं कि जब वो दुख में हो तो कैसे मुस्कुराए। उसे सिखाएं कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं। असफलता में भी गौरव, सफलता में भी निराशा हो सकती है। और उसे पागल सनकियों का उपहास करना सिखाएं। उसे बताएं कि किताबों में कितने अनंत रहस्य छिपे हैं। साथ ही उसे पक्षी, धूप, फूल, पहाड़ी के बारे में भी सोचने दें। उसे बताएं एक दिशा में जा रही भीड़ के पीछे ना चलें। कभी किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा का सौदा ना करें। प्रिय शिक्षक, आप देखें कि सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं। वो इतना प्यारा है, छोटा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। आपका अब्राहम लिंकन। उसे सिखाएं कि स्कूल में नकल करके पास होने से अच्छा है, कहीं ज़्यादा सम्मानीय है फेल हो जाना। इसी नोट के साथ अब्राहम लिंकन की इस खूबसूरत खत के साथ, इस चिट्ठी के साथ, इस कार्यक्रम की जो कि विशेष एपिसोड था आज टीचर्स डे पे, आप सबसे मैं इजाज़त लेता हूँ। आपकी आज की शाम ठीक बीते। शुभ रात्रि।